नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर। शुक्रिया। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक ब्रेकिंग न्यूज़ का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आलमी सतह पर किस तरह की दहशतगर्दी का इर्तिकाब किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे गजा में आपने देखा कि किस तरह इसराइल मुसलसल दरिंदगी का इजहार मुजाहरा कर रहा है और हर रोज़ कम अज़ कम 55 अफराद यानी इस जो ये फ़लस्तीनी है वो जाम शहादत नोश कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस इंसानियत सोज मदालिम पर अमेरिका भी खामोश है और सारी दुनिया खामोश है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस इंसानियत के खिलाफ जराइम के लिए सिर्फ दो ही मुल्क जिम्मेदार है, एक तो इसराइल और दूसरा उसका सरपरस्त अमेरिका। लेकिन जहां तक ब्रेकिंग न्यूज़ का सवाल है, हम आपको जरूर गजा ले जाएंगे और गजा के मजलूमीन के बारे में आपको बताएंगे कि किस तरह इसराइल दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए उनका कत्लेआम कर रहा है, उनकी नस्ली तत्हीर कर रहा है और उनके नस्लों को ख़त्म करने की नापाक कोशिश कर रहा है। तो बहरहाल पहले ईरान चलते हैं। इसराइल के बारे में आपको बता दें कि किस तरह इसराइल ने ईरान पर हमला किया और उसने समझ लिया था कि ईरान कोई गजा या फिर हिजबुल्लाह या फिर शाम का कोई एक छोटा सा ग्रुप होगा। लेकिन आपने देखा कि किस तरह अमेरिका और इसराइल को ईरान मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। आप देखेंगे कि अब ये दूसरे हफ्ते में जंग दाखिल हो चुकी है और इस दौरान जो खबर आई है, ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा हमला तल अवीव पर किया है और खुद इसराइली हुकाम का कहना है कि तल अवीव में ऐसा लगता है कि कोई एटम बम गिर गया हो या फिर भयानक ज़लज़ला आया हो। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि दुश्मन खुद ये कबूल कर रहा है कि तल अवीव में ऐसा लग रहा है कि ज़लज़ला आया हो। तो इसका मतलब ये है कि तल अवीव ही नहीं बल्कि हैफा भी दहल कर रह गया है। जहां तक हैफा का सवाल है, आपको बता दूं कि हैफा में जो पोर्ट है या बंदरगाह है उसमें अडानी ग्रुप के तकरीबन 70% स्टेक्स हैं, यानी 70% शेयर्स हैं, मिल्कियत उसकी 70% है। लेकिन अडानी ग्रुप को कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि यहां जो इंश्योरेंस का पैसा है वो उसे मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जहां जहां देखेंगे, एक तरफ अडानी ने इसराइल से माहिदा कर रखा है तो दूसरी तरफ अंबानी के बारे में आपको बता दूं कि मुकेश अंबानी हालिया दौरा जो कतर का और सऊदी अरब का और मुत्तहिदा अरब इमारात का ट्रंप ने किया था, उस दौरान कतर के दौरे के मौके पर अंबानी भी वहां पर पहुंच गए और आपको बता दूं कि उस वक्त मेरे कतर की मौजूदगी में बहुत ही गर्मजोशी से ट्रंप ने उनसे मुलाकात की। इसलिए मुलाकात की कि अंबानी के बारे में एक रिपोर्ट आई है जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि उनकी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ट्रंप की रियल इस्टेट फर्म के साथ माहिदा किया है। तो बहरहाल हम ईरान की बात कर रहे थे, इसराइल की बात कर रहे थे, तो आपको बता दूं कि अब अमेरिका ने यह ऐलान कर दिया है, खासतौर पर ट्रंप के हवाले से ये बात मंजर-ए-आम पर आई है कि वो ईरान इसराइल जंग में कूद पड़े या ना कूद पड़े, इस सिलसिले में अंदरूनी 2 हफ्ते फैसला करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका यही चाहता है कि ईरान में हुकूमत तब्दील हो जाए, ईरान में अय्याशी का दौर वापस आ जाए और ईरान में जो आप देखेंगे कि किस तरह इंसानियत को पामाल किया जाता था वो दौर वापस आ जाए। और ये भी चाहता है अमेरिका के अली खामेनी, आयतुल्लाह अली खामेनी का भी खात्मा कर दिया जाए। ऐसे में आपको बता दूं कि इसराइल भी यही चाहता है और अमेरिका भी यही चाहते हैं। तो बहरहाल अब 2 हफ्तों के दौरान आप देखेंगे, वैसे भी ट्रंप की किसी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता क्योंकि वो घड़ी में मासा का घड़ी में तोला हो जाते हैं। तो अब देखना है कि ये तोला किस तरह खामोश होता है। जी बिल्कुल सही है सर। जिस तरह आपने बोला कि इसराइल और ईरान की जो जंग है उसका आज 8वें दिन में उसकी एंट्री हो गई है। लेकिन जो आपने बात की कि ट्रंप के बारे में जो कहा गया है, तो उसमें ये सामने आ रहा है कि वाइट हाउस का कहना है कि नेगोशिएशन की संभावना की वजह से राष्ट्रपति ट्रंप अगले 2 हफ्ते के अंदर फैसला करेंगे कि अमेरिका जो जंग हो रही इसराइल और ईरान के शामिल होगा या नहीं। तेहरान के परमाणु जो कार्यक्रम है और जंग को समाप्त करने पर बातचीत के लिए ईरान के विदेश मंत्री आज जनेवा में फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम्स के विदेश मंत्रियों के साथ एक बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में ये चीज़ें सामने आएंगी कि आखिर इसमें क्या होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से अभी इस वक्त सब इसराइल और ईरान की जो जंग हो रही है उसको ख़त्म करवाने की बात कर रहे हैं, क्या यही लोग जब इसराइल जो है अभी भी हालांकि गाज़ा पे जो अटैक कर रहा था उस दौरान ये सारे कहाँ थे? उस दौरान इनकी इंसानियत क्यों नहीं जागी? उस वक्त ये क्यों नहीं कहा गया कि क्या बोलते हैं, फ़िलिस्तीन के पास भी अपनी रक्षा करने के लिए अटैक करने का अधिकार है, जिस तरह ये कहा गया कि इजराइल के पास भी अपनी रक्षा करने के लिए अटैक करने का अधिकार है। तो ये सब चीज़ें आप देखिए इंसानियत कहाँ से कहाँ जा रही है। एक ऐसा मुल्क जिसको ज़्यादातर मुल्क जो हैं वो ये कहते हैं कि ये इंसान जो है, ये जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है, ये क्रिमिनल है, क्रिमिनल है, लेकिन फिर भी
कुछ ट्रंप क्या बोलते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो गए या कुछ और ऐसे लोग हो गए जो इनका समर्थन करते हो। इसी वजह से ये जो है आज जो है, हालांकि अगर देखा जाए तो इजराइल के लोग भी खौफजदा हैं और वो भी इन्हें कहीं ना कहीं इनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बिल्कुल, और जैसे कि माफ़ी मांग रहे हैं वो ईरान से कि भाई हमें माफ़ कर दो, ये गलती तो नेतन्याहू की है। और सबसे अहम बात यह है कि दुनिया को ये सोचना चाहिए कि दुनिया के ममालिक जो हैं और ख़ास तौर पर अरब ममालिक है, मुस्लिम ममालिक को वो सोचना चाहिए कि इसराइल ने किस तरह दरिंदगी का मुजाहरा किया और आप मुजरिमाना खामोशी अख्तियार किए हुए खामोश रहे। और हो सकता है कि आपसे अल्लाह ताला ये ज़रूर सवाल करेगा कि तुम एक उम्मत मुस्लिमा में होने के बावजूद भी अपने भाई की मदद नहीं कर सके और सिर्फ बयानबाजी तक महदूद रह गए और सिर्फ मजम्मत तक महदूद रह गए, जबकि तुम्हें अमली इक़दाम करने की ज़रूरत थी लेकिन तुमने नहीं किया। तुमने अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए ऐसा किया है, तो याद रखिए कि वो जवाब नहीं दे पाएंगे। तो बहरहाल आज इंसानियत के दो सबसे बड़े दुश्मन है, एक अमेरिका और दूसरा इसराइल है। और सारी दुनिया को ये सोचना चाहिए कि इसराइल मजलूम जो फ़लस्तीनी है, मजलूम गजा के मकी हैं, उन्हें किस तरह वो शहीद करता जा रहा है, उनके घरों को किस तरह ज़मींदोज़ कर रहा है, किस तरह उनके बस्तियों को उजाड़ रहा है, किस तरह उसने गजा को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है। हद तो यह है कि इमदाद लेने वाले जो बच्चे पहुंचते हैं वहां पर अपने हाथों में खाली रिकाबियां लिए हुए, खाली प्लेट्स लिए हुए, उनको भी ये नहीं बख्शता, उन पर फायरिंग कर देते हैं ये सेहूनी जालिम, और वो बच्चे शहीद हो जाते हैं और भूखे ही शहीद हो जाते हैं। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इंसानियत के लिए ये धब्बा नहीं तो और क्या है। बिल्कुल सही सर, जो तस्वीरें वहाँ से वायरल हो रही हैं उन तस्वीरों में यही चीज़ें नज़र आ रही कि इंसानियत जो है वो अब समाज में बहुत कम बची है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि भाई जो बच्चे खाना लेने जा रहे हैं, आपने इस तरह बोला कि खाली रिकाबियाँ लेके जा रहे हैं, उन तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। तो अब जब तेल अवीव पे हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से, तो फिर रहम की भीख क्यों मांगी जा रही है। आप एक तरफ ये भी देखिए, जिस तरह हम किसी के उसमें बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जब गाज़ा पे हमले हो रहे थे तब बहुत सारे मीडिया चैनल्स कह रहे थे नहीं जो है इन्होंने जो अटैक किया था हमास ने, उसके बाद ये हो रहा है तो सही, लेकिन उसके बाद कब तक ये चलता रहा है, अब तक चल रहा है। अरे 7 अक्टूबर 2023 को इस जंग का आगाज हुआ और आप देखेंगे कि उसके बाद से इसराइल किस तरह की दरिंदगी कर रहा है। क्या इसराइल को लाइसेंस मिल गया है, इंटरनेशनल लाइसेंस, के वो फलस्तीनी को कत्ल करे, उनके बच्चों को आप देखेंगे कि शहीद कर दे। बीच में सीज फायर हुआ था, सीज फायर के दौरान भी इसराइल ने सीज फायर का उल्लंघन किया। उस दौरान आपने क्यों नहीं रोका? अमेरिका तो वहीं था, अमेरिका तो साथ में क्यों नहीं रोका गया? अरे अमेरिका नाजायज तायद करते जा रहा है, नाजायज तायद करता जा रहा है, लेकिन अगर कुछ होता है तो फंसेंगे तो आप भी ना। जी आपको भी फिर जवाब देना पड़ेगा। लेकिन नहीं है, जवाबदेही का अमल खत्म हो चुका है, दुनिया में इंसानियत खत्म हो चुकी है। खुद इसराइल जिस तरह के मजालिम ढा रहा है और जैसा कि आपने एक वीडियो का जिक्र किया है, तो आप अंदाजा कीजिए कि क्या इंसानियत अब बाकी रह गई है। सर इंसानियत बाकी कुछ देशों के लिए है अभी, लेकिन बात यही है कि उन देशों की बात बहुत कम सुनी जाती है। रीज़न ये है कि जिस तरह हमने कल बात की कि पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को कॉल करके बोला कि ईरान और इजराइल के जो जंग हो रही है उसको किस तरह रुकवाया जाए, तो ट्रंप ने ये बयान दिया बाद में कि तुम पहले यूक्रेन और अपनी जंग की देखो। उसके बाद फिर पुतिन ने ये बात कही कि अब हम देख लेंगे कि किस तरह जंग रोकी जाएगी और कौन कौन इस जंग के बीच में आता है। और आप देखेंगे कि जहाँ तक अब ईरान के बारे में कहा जा रहा है कि जौहरी बम उसके पास बनाने की तैयारियाँ हो रही हैं, आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। और दूसरी तरफ आप अमेरिका, क्या अमेरिका के हाथ क्या खून से भरे हुए नहीं है? जापानियों के हिरोशिमा नागासाकी जो है हमारे सामने है। अमेरिका ने जो पहला आइटम बम हमला किया था वहाँ पर तो क्या था, और आप देखेंगे किस तरह के वहाँ पर लोग अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए थे। और इन्हें शर्म आनी चाहिए कि आज दुनिया में अगर किसी के पास आइटम बम सबसे ज्यादा है तो वो 2 ममालिक है, एक रूस और दूसरा अमेरिका है। इसराइल के पास भी है, यहां तक के 9 ममालिक के पास आइटम बम है। तो फिर आप इसराइल की तरफ, क्योंकि खुद मैं कहता हूं IAEA जो एजेंसी है, एटॉमिक एजेंसी है, वो सिर्फ ईरान की तरफ तवज्जो क्यों मरकूज किए हुए है, इसराइल की तरफ क्यों नहीं जाती, इसराइल को क्यों नहीं रोकती और इसराइल के बारे में क्यों नहीं कहती कि इसराइल ने आइटम बम बनाया है, अगर बनाया है तो उसके पास कितने आइटम बम है, क्या वो आइटम बम तल्फ करेगा। और खुद अमेरिका के पास 5000 से ज्यादा आइटम बम है, तो क्या वो तल्फ करेगा? नहीं करेगा। ये लोग इंसानियत को खतरे में डाल रहे हैं, दुनिया को खतरे में डाल रहे हैं। जी सर, सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस वक्त आप ये मत देखिए कि देश के पास एटम बम है। जी ये देखिए कि ईरान जो है एक इस्लामिक कंट्री है। जी हाँ। और जिस तरह से इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि दुनिया भर में अभी जो एक रिसर्च आई थी उसमें आप ही ने एक दिन बताया था
कि मुस्लिम होने की जो तादाद है वो बढ़ रही है, मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है, तो इससे कहीं ना कहीं सबको खतरा नजर आ रहा है। जी। इससे कुछ लोगों को जो है काफ़ी परेशानियां हो रही। कल भी हमने बोला कि यूएस की तरफ से ये कहा जाता है, अगर हम बात करें तो अगर कोई भी ममालिक अपना जो है उससे ज़्यादा उसको चैलेंज करने वाला नज़र आ रहा होता है तो किसी ना किसी तरह उसको बर्बाद करने की कोशिश की जाती है। तो फिर और ये पहले भी हमने 3-4 ऐसे बड़े लीडर्स थे, जिस तरह हम सद्दाम हुसैन की बात करें, मोहम्मद गद्दाफी की बात करें, और भी आपने 1-2 नाम बताए थे उस दौरान, तो उन लोगों को इन्होंने कहीं ना कहीं ख़त्म करवाया है। और अगर वो लोग रहते तो इनकी बादशाहत नो डाउट जा सकती थी, अमेरिका की जो इस वक्त बादशाहत बनी हुई। अब बाहर अरब की बात करते हैं। बाहर अरब की तहत तो अमेरिका ने वाज़ेह तौर पर, ये तो सबको मालूम है कि किस तरह मुस्लिम हुक्मरानों को और मुस्लिम हुकूमतों को और मुस्लिम ममालिक को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की, और उसने ये सब कुछ जमहूरियत के नाम पे किया, सेकुलरिज्म के नाम पे किया। लेकिन जब मिस्र गया तो वहाँ फंस गया, और मोहम्मद मुर्सी जो हैं इस्लाम पसंद थे और इख्वानुल मुस्लिमीन के लीडर थे, उन्हें अवाम ने पूरी वाज़ेह अक्सर के साथ मुंतखब किया, और 33 साल का जो हुस्नी मुबारक का इख्तिदार था उसे उखाड़ फेंका, क्योंकि वो कठपुतली हुकूमत थी। तो आप कठपुतली हुकूमत को उखाड़ फेंकने के बाद इस्लाम पसंद जैसे ही इख्तिदार में आए, ये परेशान हो गए, और फिर आपने देखा कि किस तरह साजिशें की गई, और फिर मोहम्मद मुर्सी को सजाए मौत दे दी गई। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब भी कोई ऐसा मालिक एक तरफ से अपने आप को प्रोग्रेस करने की कोशिश करता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सामने ला दी जाती हैं जिससे वो प्रोग्रेस में उतनी ज़्यादा तेज़ी से ना होकर के नीचे चला जाए। और ये अमेरिका की सबसे बड़ी साजिश रहती है। या फिर अगर हम बात करें यूएन की, तो यूएन ने अभी तक गाज़ा पे जो इजराइल अटैक करा उस पर कुछ बड़े कार्रवाई नहीं की है इजराइल पे, लेकिन वो हमेशा कहता है कि वो जो है इस पर बात होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आपने जो है अब इसमें ये भी एक चीज़ नज़र आती है कि इन सब चीज़ों में यूएन भी कहीं ना कहीं पूर्ण भूमिका के साथ खड़ा हुआ है। जी। और उसको भी जवाब देना पड़ेगा आगे। अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ईरान इजराइल के बीच जो जंग हो रही है उसमें रोज़ नई नई खबरें निकल के आ रही हैं। हम अगर बात करें हिंदुस्तानी मीडिया की, तो हिंदुस्तानी मीडिया भी जो है इजराइल के बारे में, जो हालांकि दरबारी मीडिया जो है वो इजराइल के बारे में बहुत कुछ बोला कह रहा है, वहाँ पे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लेकिन वही इजराइल है जहाँ पे बंकर में जाने से पहले लोग ये देख रहे हैं कि आप इजरायली हैं कि नहीं हैं। अगर आप इजरायली नहीं हैं तो आपको बंकर में सबसे बाद में जाना होगा, सबसे पहले इजरायली लोग जाएंगे और उनके साथ उनके डॉग्स भी जाएंगे। हाँ, यानी उनके कुत्ते भी जाएंगे। यानी क्या अंदाजा ये कि कुत्तों की अहमियत है और इंसानों की अहमियत नहीं है, और उसमें हिंदुस्तानी भी शामिल है। आपको बता देता हूँ, हिंदुस्तानी जो इसराइल में काम कर रहे हैं उनकी तादाद तकरीबन 20,000 है, जबकि ईरान में जो हिंदुस्तानी है उनकी तादाद 10,000 बताई जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो हिंदुस्तानी वहाँ पर गए हैं, वहाँ पर यहूदियों के कुत्तों को तक बंकर्स में दाखिल होने दिया जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तानियों को नहीं दाखिल होने दिया जा रहा है। और जो बैरूनी कारकुन है या बैरूनी वर्कर्स हैं, उन्हें उन बंकर्स में दाखिल होने नहीं दिया जा रहा है जब तक कि इसराइल और इसराइलियों के कुत्ते अंदर दाखिल नहीं हो जाते। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरह ये दूसरे लोगों को के बारे में आप तस्वुर रखते हैं, किस तरह ये इंसान ही नहीं समझते दूसरों को और अपने आप को बालातर समझते हैं। इसी बालातरी ने आपको देखेंगे कि जर्मन में किस तरह हिटलर के हामियों को शिकस्त से दोचार किया था, और आज ट्रंप जिस अंदाज में, ऐसा लग रहा है कि ट्रंप को इस्तेमाल कर रहे हैं नेतन्याहू, क्योंकि ट्रंप की हालत आप देख सकते हैं कि दिन में एक बात करते हैं, रात में एक बात करते हैं, दोपहर में एक बात करते हैं, और शायद वो भूल भी जाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो क्या करने वाले हैं। तो बहरहाल इस सिलसिले में अमेरिकियों को बहुत सख्त नोट लेना चाहिए और ट्रंप पर बहुत ज्यादा गहरी नजर रखना चाहिए, खासतौर पर डॉक्टर्स की नजर होनी चाहिए, क्योंकि वो आलमी अमन के लिए खतरा ना बन जाए, क्योंकि हर चीज को वो एक मसला बना रहे हैं। और उन्होंने कहा था कि हम 2 जंगें रुकवाए हैं, लेकिन आप देखेंगे 2 नहीं बल्कि अब 4 जंगें हो चुकी हैं। एक तो रूस की बात कर रहे हैं, रूस और यूक्रेन की जंग, जिसके बारे में ट्रंप ने कहा था कि हम 2 हफ्ते देते हैं कि आप अपने आप को सुधार लें, लेकिन 2 हफ्ते गुजर गए हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि इसराइल और जो हमास की जंग थी वो रुकाने की उसने बात की, लेकिन वो उसमें भी नाकाम रहे, क्योंकि जंग बंदी में अब किस बात की बुनियाद पर आपको नोबेल इनाम दिया जाएगा? आप इंसानियत के कातिल का साथ दे रहे हैं, इसका मतलब आप भी इंसानियत के कातिल हैं। आपको नोबेल इनाम नहीं बल्कि इंसानियत, बल्कि मैं कहता हूं कि फलस्तीनियों के कत्ल के लिए, फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के जो अगर अवार्ड कायम किया जाएगा तो वो मुश्तरका तौर पर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल की वज़ीर आज़म नेतन्याहू को देना चाहिए। बिल्कुल सर, जिस तरह आपने बात की नेतन्याहू की, तो इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा बयान दिया और ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि उनके सभी परमाणु ठिकानों को तबाह कर देंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि आधे मिसाइल लॉन्चर जो हैं वो ईरान के बर्बाद हो चुके हैं। हालांकि
जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि अली खामनेई ने जो एक बयान दिया तो उन्होंने कहा था ज़ियोनिस्ट दुश्मन को सज़ा दी जा रही है और हम सज़ा देंगे। इस वक्त ये भी देखिए कि आप की मिसाइलों के साथ साथ बयानबाजियां भी चल रही हैं दोनों साइड से। हालांकि देखा जाए तो जब अली खामनेई बोलते हैं तो उनकी बातों में एक दम लगता है कि मतलब ये फुल ऑन कॉन्फिडेंस बोल रहे हैं। लेकिन आप देखिए किस तरह से जब तेल अवीव के एक कल हॉस्पिटल पे बताया गया कि जो अटैक हुआ था उसके बाद सोरोक का उसके नीचे बताया गया कि मिलिट्री बेस था। उसके बाद हमने देखा कि एक बयान सामने आता है नेतन्याहू का, उनकी शक्ल पे वाकई एक खौफ का मंजर तारी था। उसकी वजह यह है कि उनके बेटे की शादी होने वाली है। वही बेटा जिसने उन्हें थप्पड़ रसीद कर दिया था। हो सकता है कि मैं समझता हूं कि उसने एक थप्पड़ रसीद किया और फिर आपने देखा कि फलस्तीनियों ने अपने मजलूमियत के जरिए इस नेतन्याहू के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा रसीद किया और फिर हर रोज ये तमाचे उनको पड़ते जा रहे हैं। अब ईरान ने भी तमाचा रसीद कर दिया है सर। और फिर शादी होनी थी, शादी कैंसिल हो गई। हम परेशान हैं कि ईरान के हमले की वजह से उनके बेटे की शादी कैंसिल हो गई है। हाँ, तो ये अब देखिए आपकी ईरान के हमले की वजह से उनके बेटे की शादी कैंसिल, उनको ये टेंशन है। लेकिन ये टेंशन नहीं तेल अवीव में और पूरे इजराइल में कितने लोगों की उसमें जो है कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं। तो कहीं का भी पॉलिटिशियन, कोई अगर बड़ा पॉलिटिशियन होता है तो उसको सबसे ज़्यादा दिक्कत अपनी होती है। हालांकि जनता से वो टैक्स वसूलता है, उन टैक्सों को जा करके दूसरे देशों में गिफ्ट करता है, लेकिन अपने देश में किस तरह से रोड बन रही हैं, किस तरह से बिजली का सिस्टम है, या किस तरह से गरीबी जो है वो आगे बढ़ती जा रही है। 80 करोड़ लोगों को जो है राशन दे रहे हैं और फिर आप ये कहते हैं कि हमारा देश जो है चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। लेकिन जब बात की जाती है रोड की, जब बात की जाती है एजुकेशन की, जब बात की जाती है हेल्थ की, जब बात की जाती है क्या बोलते हैं रोजगारी की, जो अभी बेरोजगारी बढ़ी हुई है उसकी जब बात की जाती है तो आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे नजर आते हैं। खैर, अगर हम बात करते हैं इजराइल और ईरान की तो इस वक्त यही चीज़ें चल रही कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि यूएस और ब्रिटेन इस बात पर सहमत हैं कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने पोस्ट कर कहा है कि इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष पर चर्चा के लिए यूके के विदेश मंत्री के साथ महत्वपूर्ण बैठक की और वहीं अमेरिका और यूके इस बात पर सहमत हुए कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आलमी बिरादरी का जहाँ तक सवाल है नाज़रीन, आपको बता दूं कि आलमी बिरादरी बड़े बड़े बातें करती है, इंसानियत नवाजी की बातें करती है, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन है। ये एक ग्रुप है, एक इत्तेहाद है जो आलमी अमन के लिए ख़तरा बना हुआ है और अमेरिका इसकी सरबराही कर रहा है। इसराइल इसमें अहम किरदार अदा कर रहा है और जैसा बरतानिया है और दूसरे ममालिक है, अमेरिका हाँ कहता है तो हाँ कहते हैं, अमेरिका ना कहता है तो ना कहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने मुल्क की एक खुददारी होनी चाहिए, अपना कुछ एक बयान देने का दम होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, जुर्रत होनी चाहिए और अपनी एक मखसूस पॉलिसी होनी चाहिए। हम को किसी की गुलामी नहीं करनी चाहिए। अगर ये मुल्क तमाम मुल्क सोच लें तो फिर समझिए कि अमेरिका बिल्कुल पैदल हो जाएगा। और वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि अमेरिका, जहां तक सवाल है, अमेरिका पर इसी तरह के जंगों में मुदाखलत के नतीजे में $19 खरब का कर्ज है। अमेरिका मखरूज है, यानी $19 खरब कोई मामूली बात नहीं है। हम हिंदुस्तान की मईशत को $5 खरब तक पहुंचाने के बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि अमेरिका को 19 यानी खरब डॉलर का मखरूज बना दिया है इन जंगों ने। और ये अमेरिका छोड़ दे, इंटरनेशनल पुलिसमैन का किरदार अदा करने का जो उसका रुझान है वो छोड़ दे तो यकीन मानिए दुनिया में अमन हो सकता है और अमेरिका में भी अमन हो सकता है। वैसे भी अमेरिका में अमन नहीं है, बल्कि वहां पर गन कल्चर फरोग पा रहा है और आप देखेंगे कि अब सियासतदान भी वहां महफूज नहीं है। खुद ट्रंप पर जिस तरह के हमले हुए हैं आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन उसकी हकीकत क्या है ये तो वक्त आने वाला वक्त ही बताएगा। तो बहरहाल हम चलते हैं हिंदुस्तान, फिर वापस होते हैं मशरिक़ वस्ता। और हिंदुस्तान में आपको बता दूं कि हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सबसे ज्यादा तवज्जो ऐसा लगता है कि एक रियासत पर है और वो रियासत बिहार है। अब वो बिहार का दौरा करने वाले हैं और आप अंदाजा कीजिए कि बिहार में उनका मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि एक नौजवान लीडर तेजस्वी यादव से है। और तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और रियासत के डिप्टी चीफ मिनिस्टर 2 मरतबा रह चुके हैं। अब बूढ़ों का मुकाबला जवानों से हो रहा है और बूढ़े जो है वो इख्तिदार के भूखे हैं और जो जवान है वो आवाम की खिदमत का तलबगार है। चलते हैं हम यासिर अशर की तरफ। जी सर, आज जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री बिहार का दौरा कर रहे हैं और ये उनका 51वां दौरा है। इस दौरान वो सीवान ज़िले में 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के विकास प्रोजेक्ट का शिलान्यास और
उद्घाटन करेंगे। और इसके अलावा कई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। पीएम मोदी के दौरे से पहले वहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई, सियासत गर्मा गई है वहाँ पे। और वहीं जो सबसे बड़ी चीज़ है वो अपोजिशन है, वहाँ की जो आरजेडी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला और उनसे कई सवाल पूछे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सुना है कि झूठ और जुमलों की बारिश करने आज आप बिहार आ रहे हैं, मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार आ रहे हैं। इस अवसर पर आपसे कुछ सवाल हैं, आशा करता हूं कि आप इसका जवाब अवश्य ही देंगे। और उन्होंने जो सवाल पूछे हैं वो कुछ इस तरह है कि जो बिहार में आपने एक तो विशेष राज्य का दर्जा देने की बात की गई थी, एक विशेष पैकेज देने की बात की गई थी, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थीं, तो वो सारी चीज़ें कहाँ गई? आप आगे सिर्फ यहाँ पे बयान देते हैं, बयान दे के चले जाते हैं। आप इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अक्टूबर नवंबर में इलेक्शंस होने हैं, और इलेक्शंस को लेकर के बीजेपी, आप सबको पता होगा कितनी एक्टिव रहती है, उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, देश पे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसकी इलेक्शन कैंपेनिंग वो नहीं रुकनी चाहिए। जिस तरह हमने देखा कि कोविड में जब क्या बोलते पश्चिम बंगाल में इलेक्शंस थे, तो जब बीजेपी की वहाँ रैली होती तो सब ठीक होता था, लेकिन जब ममता बनर्जी या अपोजिशन का कोई भी रैली करता था तो ये कहा जाता था किस तरह की रैलियाँ करने से कोविड और बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर हमने देखा कि किस तरह से जब यहाँ पे पहलगाम का अटैक हुआ था, उस दौरान मोदी जी विदेश से यहाँ आते हैं और यहाँ आकर के वो बिहार जाते हैं, बिहार में जाकर के वो शिलान्यास करते हैं। वो वहाँ पे वो तस्वीरें भी काफ़ी वायरल हुई थी कि किस तरह से वो हंसी खुशी जो है नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे थे। तो एक ये चीज़ है कि आप देश के लिए कितने ज़्यादा सीरियस हैं। वहीं एक दूसरी चीज़ ये कि आप जैसे ही उस चीज़ से हटते हैं, दूसरी जगह पहुँचते हैं, तो वहाँ पर आपका माइंड बिल्कुल चेंज हो जाता है। उसी तरह जिस तरह अभी जब अहमदाबाद में अभी जो क्या बोलते प्लेन क्रैश हुआ था, उसके बाद फिर हमने देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए और उनके साथ तकरीबन 20 से 25 कैमरा पर्सन्स गए, और उन कैमरा पर्सन्स ने उनकी अलग अलग एंगल से फ़ोटोज़ ली हैं। तो ये फ़ोटो खिंचाने का टाइम नहीं होता है, ये अपने लोगों को, अपने देश के लोगों को सांत्वना देने का टाइम होता है। और इसमें भी अगर आप अपनी जो है पब्लिसिटी करना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि एक देश के एज ए प्राइम मिनिस्टर होकर के आप पे जेब देते। और वैसे भी देखेंगे आप, ये इस तरह की जो हरकतें होती हैं वो गली के लीडरों की होती हैं। वो बेचारे चाहते हैं कि उनके अखबारात में नाम आए, उनकी तस्वीर आए, टिकट मिल सके, टिकट मिल सके, लेकिन उनका टिकट कटता है, बस का टिकट कट जाता है, कोई टिकट देता भी नहीं। तो ये चिल्लर चीज़ें होती हैं, ये जोकरों की चीज़ें होती हैं जो इस तरह की हरकतें करती हैं। तो बहरहाल हमारे वज़ीर-ए-आज़म तो बड़े महज़ब है, उनका लिबास देखिए किस तरह का होता है, 15-15 लाख रुपए का उनका लिबास होता है, और उस पर दर्ज होता है नरेंद्र मोदी लिखा होता है। और आप अंदाज़ा कीजिए, फिर एक मरतबा ये भी था, एक मरहला ऐसा भी आया था, वो खुद को चाय वाला कहते थे और कहते थे कि हम तो चाय वाले हैं, अगर हमारा वक्त आएगा तो हम बस्ता डाल कर बाहर निकल जाएंगे। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि ये सब ढकोसले हैं, ये सब बातें हैं। अगर हकीकत में अगर आप सादी ज़िंदगी गुजारते तो आपको कहा जाता कि आप यकीनन सादगी से अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं, यानी सिंप्लिसिटी जो होती है, हाई थिंकिंग होती है। तो ये आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए, जिस तरह साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री की ज़िंदगी में था। जय बहादुर, जय 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 जवान जय किसान का नारा उन्होंने लगाया था। और हद यह है उनकी सादगी की यासिर के उनके पास गाड़ी नहीं थी। घर वालों ने कहा, बीवी बच्चों ने कहा कि आपके पास कार तक नहीं है, आप ओहदे वज़ारत उज़्मा पर फायज़ हैं। कितनी गलत बात है, कम से कम हमारे पास कार तो होनी चाहिए। तो बहरहाल उस वक्त फिएट कार चला करती थी, तो उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI से 5,000 रुपये का खर्च लिया था। और हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का अकाउंट जाकर देखिए कि कितने करोड़ों रुपए उसमें बाकी हैं, तो कहने बचे हैं या रखे हैं। तो कहने का मतलब है, जो शख्स का लिबास ही 15 लाख का हो और उसका जो पेन है वो 1 से 2 लाख रुपए का हो, और उसके जो गॉगल्स होते हैं, जो ऐनक होती है, वो धूप की अलग हो, छाँव की अलग हो, तो उसकी सादगी का क्या कहना। लेकिन तो मेरा एक सवाल है कि वो पेन से करते क्या है? जी जी जी, पेन से तो नहीं करते, लेकिन मन से करते हैं, मन की बात करते हैं। लेकिन जो उन्हें मन की बात करना होता है वो मन की बात नहीं करते, बल्कि ऐसे वैसी बातें करके अपना टाइम पास करते हैं। बिल्कुल सही। और जिस तरह आज बिहार जा रहे हैं, तो बिहार के जो नेता विपक्ष है, उनका जो कहना था कि सुना झूठ और जुमलों की बारिश करने के लिए आज देश के प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत एक बड़ा तंज है कि झूठ और जुमलों की बारिश करने के लिए। जी जी, क्योंकि अभी हमने देखा जिस तरह से अभी दिल्ली में उनकी सरकार बनी है बीजेपी की, हम लोग कल भी डिस्कशन कर रहे थे हिंदी वाले में, कि
दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही बीजेपी के जो लोग थे वहाँ पे, जो वहाँ की जनता है उसको बड़ी परेशानियाँ हो रही हैं। बिजली कट काफ़ी ज़्यादा हो गया है और घरों पे जो है बुलडोज़र का एक्शन भी कर दिया गया है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं बुलडोज़र वहाँ पे। और तीसरी चीज़ ये कि इन्होंने आने से पहले कहा था कि हम जो है आकर के 100 दिनों में दिल्ली को बिल्कुल बदल देंगे। दिल्ली को बदला है, लेकिन जो ये अपना मैनिफेस्टो लेके आए थे उसके बिल्कुल अगेंस्ट काम हुआ है। और एक बात और सामने आई है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को शराब माफिया कहा जाता था, कि अरविंद केजरीवाल जो हैं जब सत्ता में थे तो दिल्ली में शराब की 583 दुकानें थीं और अभी वो बढ़ करके 700 कुछ दुकानें हो गई। तो इसमें भी यही कहा जा रहा है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को बदनाम किया जा रहा था, उनके शीश महल के नाम पे उनको बदनाम किया जा रहा था, आज जो रेखा गुप्ता को जो एक बंगला मिला हुआ है, 2 बंगले मिले हुए हैं, उसमें कितने कमरे हैं। तो आप किसी पे इस तरह से कीचड़ अगर उछालेंगे तो नो डाउट वो आप पे भी आएगा। ये भी जो भी अपोजिशन में हो तो सोचना चाहिए। आपके कपड़े भी खराब होंगे, वैसे भी पहले ही खराब हो चुके हैं कपड़े। और कहने का मतलब ये है कि अब दिल्ली शराब में डूबने वाली है, इसका मतलब ये है। तो कहने का मतलब आपको बता दें कि जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ जो चापलूस किस्म के लोग हैं उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है, जो फिरका परस्ताना ज़हनियत रखते हैं उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है, जो मुसलमानों को गाली देते हैं उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। तो अगर इस तरह के चलन चलता रहा, इस तरह का रुझान चलता रहा तो मुल्क कहाँ तरक्की करेगा, ये सोचने वाली बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह मोदी हुकूमत हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने का सवाल मेरा था सर कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी हमेशा ये कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, लेकिन अभी तेलंगाना में मोहब्बत की दुकान कब खुलेगी? मैं समझता हूँ कि अब जल्दी खुलने वाली है। वैसे भी राहुल, आपका इशारा मैं समझ चुका हूँ कि यहाँ की काबीना में एक भी मुस्लिम वजीर को शामिल नहीं किया गया। मुसलमान नाराज़ है, मुसलमान बरहम है और रेवंत रेड्डी को इस बात का एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके अतराफ जो हल्का है वो इस मुसलमानों की बरहमी से उन्हें वाकिफ़ नहीं करवा रहा है। और दूसरी अहम बात है, अगर इस तरह मुसलमानों से नाइंसाफ़ी की गई तो अब बल्दी इंतखाबात आ रहे हैं, पंचायत के इंतखाबात आ रहे हैं, ZPTC या मुकामी इदारों के जो इंतखाबात आ रहे हैं उसमें, या फिर आप देखेंगे कि आने वाले असम्बली इंतखाबात में क्या होगा, वो उसका अंदाज़ा कांग्रेस को भी कर लेना चाहिए, क्योंकि आज कांग्रेस जो रियासत तेलंगाना में इख्तिदार में दिखाई दे रही है उसमें मुसलमानों का अहम किरदार है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा किरदार है उनका। और इस तरह से जो अभी हम देख रहे हैं, राहुल गांधी से ज़्यादा मल्लिकार्जुन खड़गे जो सदर कांग्रेस है उनको इसका नोट लेना चाहिए। उन्हें चीफ मिनिस्टर से सवाल करना चाहिए कि आखिर रियासती काबीना में एक भी मुस्लिम वज़ीर को आपने शामिल क्यों नहीं किया, हालांकि एक मुस्लिम MLC मौजूद है, मुस्लिम MLC मौजूद हैं। और फिर हालांकि अपोजिशन की भी एक बड़ी लीडर है जिन्होंने ये कहा था कि हम चाहते हैं कि इनको जो है, कविता ने कहा था कि, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। बहरहाल इसी सही बात के साथ नाज़रीन हम आपको फिर लिए चलते हैं इसराइल और ईरान की तरफ। आपको ये भी बताना है कि अब इसराइल और ईरान में जो बैरूनी बाशिंदे हैं उनको वहाँ से निकालने के लिए मुख्तलिफ ममालिक सख्त कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अंदाज़ा है कि आने वाले दिनों में ये जो जंग है मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 2 हफ्तों के बाद मैं फ़ैसला करूँगा, आप फैसला कुछ भी कर लें, फैसले तो हो चुके हैं, मुक़द्दर के फैसले जो होते हैं हो सकता है कि 2 हफ्तों बाद खुद अमेरिका में कई तब्दीलियां आ सकती हैं। और ऐसे लीडर जो अपने आप को बहुत बड़ा कहते हैं उनका नाम और निशान भी बाकी नहीं रह सकता, ये तो कुदरत ही जानती है। बहरहाल वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।